अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 4 मार्च 2025। हम बात करेंगे 3 अहम तरीन मौज़ूआत के बारे में। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज जिनका नाम जस्टिस जमाल मंदोखेल है, जो बज़ाहिर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मौजूदा हुकूमत या मौजूदा निज़ाम के खिलाफ जाते नज़र आते हैं, गो कि उनके ऊपर किस्मत की देवी इतनी मेहरबान है कि आईनी बेंच से लेकर जितने भी अहम अमूर हैं, वो सब के सब जस्टिस जमाल मंदोखेल को सौंपे गए हैं। ऐसा क्यों है, इससे मुतालिक बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाला एक लंबा तरीन मुकदमा जिसमें ऑलमोस्ट कोई 60-70 के करीब समातें अब तक हो चुकी हैं और उन समातों के अंदर अब तक आईनी बेंच को जो बेहतरीन वे आउट दिया गया है कि जहां वो रियासती बयानिए की जीत भी कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ली का बकरा बनाते हुए उनकी इस वक्त जान भी छुड़वाने का एक बज़ाहिर तासुब दे सकते हैं, उससे मुतालिक बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि 27वीं तरमीम जिसकी कि अब हल्की आंच पर जो है ना वो देग रखी जा चुकी है और वो पकना शुरू हो चुकी है, तो इसके आर्किटेक्ट कौन है, असल खेल कौन खेल रहा है और 27वीं तरमीम की बुनियाद कौन साबित हो सकते हैं, इससे मुतालिक तफसील में इस व्लॉग में बात करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ ये करते हैं कि अदालत के जो मेन प्लेयर है ना, जो पावर प्लेयर आप कह सकते हैं, सबसे ताकतवर शख्सियत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस में इस वक्त तक समझी जा रही है, मेरी नज़र में तो वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान से भी ज़्यादा जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है और ऐसा दोनों तरफ से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल सिर्फ़ हुकूमती साइड के फ़ेवरेट हैं या रियासत की साइड के फ़ेवरेट हैं, बल्कि वो फ़ेवरेट उन जजेस के भी हैं, जो दूसरी साइड पर खड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो उनके साथी जजेस हैं, उनके भी दरमियान उठना-बैठना जो एक जज साहब का बहुत अच्छे तरीके से है, वो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में जो मुकदमा है उसके अंदर अपना एक स्टांस ज़रूर रखा है और उस मुकदमे के अंदर उन्होंने आईनी बेंच को इस मुश्किल में भी डाल रखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब उसकी समाअत हो रही थी, आज भी समाअत है। जब वो समाअत हो रही थी तो उस समाअत के अंदर जजेस अनकंफर्टेबल हो रहे थे। एक तो रोज़ा था, कुछ नींद में थे, कुछ ऊँघ कुछ को आ रही थी, कुछ की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे मुसर्रत हिलाली को तो लग रहा था शायद उनको किसी ने बद्दुआ दे दी है कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही। तो ये सब हो रहा था, तो इस सब के दौरान भी एक जस्टिस जमाल मंदोखेल थे जिनके सवालात बेंच को इस कदर परेशान कर रहे थे कि मुकदमे को बीच में एडजर्न करना पड़ा, जबकि आईनी बेंच को कोई ना कोई टाइम फ्रेम, कोई ना कोई टाइम लिमिट रखनी चाहिए इस मुकदमे को निपटाने की। लेकिन ऐसा लगता है कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो मुकदमा है उसमें आईनी बेंच की तरजीह ये नहीं है कि वो जल्द से जल्द मुकदमा निपटाए, क्योंकि इस एक मुकदमे के ज़रिए यानी सिविलियंस की फौजी अदालतों में जो ट्रायल से मुतालिक ये अहम तरीन और हसास नोयत का मुकदमा है, इसको आईनी बेंच उस रेत की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि जिसमें वो सर दबाए बैठा रहे और सारा तूफान जो है वो ऊपर से गुजर जाए। तो शुतुरमुर्ग का किरदार अदा कर रहा है आईनी बेंच सिविलियंस की फौजी अदालतों से मुतालिक इस मुकदमे के अंदर। बहरहाल हम बात करें जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुतालिक, गुज़िश्ता शाम एक नोटिफ़िकेशन सामने आया और उस नोटिफ़िकेशन ने ही ये सोचने पर मजबूर किया कि बार-बार जस्टिस जमाल मंदोखेल का नाम आता है। हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनके जुमलों की जो वो बात करते हैं, जो रिमार्क्स देते हैं, जो स्टैंड उन्होंने सिविलियंस की फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमे में अब तक लिया है और इससे पहले भी अपने बेंच में एक इंडिविजुअल जो सॉरी उनका अलग से 3 रुकनी बेंच था, उसके अंदर 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक मुल्ज़िमान को हमज़ा कैंप के अंदर जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जिनकी ज़मानतें नहीं हो रही थी, उनकी ज़मानतें भी दी थी और बहुत सख्त ऑब्ज़र्वेशंस दी थी और ये कहा था कि रियासत इतनी सख्ती अपने शहरियों के ऊपर नहीं किया करती। बहरहाल फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन दिनों जस्टिस जमाल मंदोखेल काज़ी फहरिसा इफ़ेक्ट के अंदर बहुत थे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनको उसी इफ़ेक्ट का फ़ायदा देते हुए आईनी बेंच का हिस्सा भी बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस में 5वें नंबर पर आते हैं सीनियरिटी के हिसाब से और इस तरह से वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतज़ामी कमेटियाँ हैं उनमें से भी बेशतर में शामिल हैं और उसके अलावा चीफ जस्टिस के हमरा भी वो हमें नज़र आते हैं। जब सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की थी चीफ जस्टिस याह्या खान ने पहली मर्तबा, तो उनके हमरा जस्टिस जमाल मंदोखेल मौजूद थे और ये वो दिन थे जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी जो मुल्ज़िम जज हैं, उनकी फ़हरिस्त में शामिल करते हुए ये सवाल पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, चीफ जस्टिस समेत उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इससे मुतालिक फुल कोर्ट फैसला करे। तो बहरहाल ये वो दिन थे, जनवरी का महीना था। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल एक मर्तबा हमें 11 फरवरी को जब हम चीफ जस्टिस याह्या खान से मुलाकात करके वापस आ रहे थे, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल हमें रास्ते में जजेस ब्लॉक में मिले और वहाँ वो ये कहते पाए गए जब उन्हें लगा कि मुझे सहाफ़ियों ने घेर लिया और मुझे निकलना है, तो उन्होंने कहा मैं शाह साहब के चैम्बर में जा रहा हूँ।
तो कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनके लिए ये बहुत शॉकिंग बात थी और वो जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के साथ कुछ भी मंसूब करके हर जगह लिखते हैं। कुछ अरसा पहले वो जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैन हुआ करते थे। तो वो जो सहाफ़ी हैं वो बड़े ताज्जुब से उनसे पूछने लगे कि शाह साहब के चैम्बर में तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि बिल्कुल वो मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, इसमें क्या है? हम रोज़ाना साथ होते हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं। तो उसके बाद एक तासुर ये भी ज़ाहिर हुआ कि जजेस के दरमियान जो वो एक बात फैलाई जाती थी कि टोटल नो टॉकिंग टर्म्स पर हैं, जैसे मंसूर अली शाह को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। बीच की एक आवाज़ जो कि पहले भी जब जजेस के दरमियान शदीद धड़ेबाज़ी थी, काज़ी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान शदीद इख्तलाफ़ात हो गए थे, तब भी दरमियान का जो एक किरदार अदा किया वो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह है कि वो अ, दिखने में मेहरबान लगते हैं। बातचीत से भी यही तासुर मिलता है, वैसे भी इन पर्सन एक अच्छे इंसान, भले इंसान हैं। लेकिन हर शख्स की कुछ मजबूरियाँ हैं, हर शख्स को किसी न किसी निज़ाम को चलने देना है और जिसका जितना बड़ा मनसब है, उसकी उतनी बड़ी मजबूरी है। वो आईनी बेंच का हिस्सा भी हैं और आईनी बेंच का हिस्सा होते हुए उन्होंने अब तक जितने भी मुकदमात उनके सामने आए, उसमें सीरियस क्वेश्चन्स रेज़ किए। सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमे में एक वाहिद जज साहब जो शुरू से लेके अब तक एक अपने स्टैंड्स के ऊपर हैं और वो नहीं कन्विंस हो रहे सिविलियंस की किसी भी तरह से फौजी अदालतों में ट्रायल होने के मामले पर, तो वो जस्टिस जमाल मंदोखिल ही हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि जस्टिस जमाल मंदोखिल के ऊपर किस्मत की देवी इतनी मेहरबान क्यों है कि जब पहले भी जजिस तकर्री से मुतालिक रूल्स बनाने थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बने हुए रूल्स को ओवरटर्न करके जस्टिस जमाल मंदोखिल को रूल्स बनाने का कहा गया। उन्होंने रूल्स बनाए, उसके बाद आला अदलिया के अंदर मुतअद्दिद जजेस लगे, यानी 50 से ज़्यादा जजेस अब तक, कोई कुल मिला के तादाद 55 बनती है, आप एडिशनल जजेस को भी शामिल करें, तमाम हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, आर्ज़ी और मुस्तकिल जजेस को मिलाकर। तो इन तमाम तर जजेस को लगा देने के पीछे जो तरीक़ेकार था, जो क्राइटेरिया था, वो जस्टिस जमाल मंदोखिल के बनाए गए रूल्स थे, उनकी सरबराही में। अब दोबारा से आज यानी आला अदलिया के अंदर बाकायदा अपनी मर्ज़ी के एग्ज़ेक्टिव के फ़ेवरेबल जजेस लगाने के बाद चीफ जस्टिस याहिया खान ने एक बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नई जजेस तकर्री से मुतालिक जो कमेटी है वो तश्कील दी है, जो जजेस की तकर्री और आईनी बेंच के अंदर जजेस के शामिल होने से मुतालिक एक मुसव्वदा क्राइटेरिया जो है वाज़ेह क्राइटेरिया बनाकर देगी, उसका मुसव्वदा पेश करेगी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी वाज़ेह मंजूरी देगा। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबरान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखिल हेड कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इसका हिस्सा हैं, उसके अलावा जो अपोज़िशन की साइड से शामिल किया गया है, वो शामिल किया गया है बैरिस्टर अली ज़फ़र को जिनका ताल्लुक आसमा जहांगीर ग्रुप से ही है। सॉरी आसमा जहांगीर नहीं, इंडिपेंडेंट ग्रुप और जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है और उसके अलावा एहसन भून इस कमेटी के अंदर है, जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पर जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो है वो एक रुकन जो हुकूमती साइड से शामिल है इस 6 रुकनी कमेटी के अंदर। उनमें सॉरी जो ट्रेज़री बेंचेस में से फारूक इच नाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो शामिल है। अब ये 6 रुकनी जो कमेटी है, इस कमेटी ने रूल्स बनाकर देने हैं, मुसव्वदा बनाकर देने हैं आला अदलिया के अंदर जजेस की शफ़ाफ़ जो है वो तैनाती और आईनी बेंच में शमूलियत से मुतालिक। चीफ जस्टिस याह्या खान इस किस्म के इक़दामात क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल को ऐड क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ ऑप्टिक्स प्ले करने के लिए हो रहा है। आपकी, मेरी, सबकी आँखों में धूल झोंकने के लिए क्योंकि एग्ज़ेक्टिव की जहाँ भी मेजॉरिटी है, उनके ख़्याल में तो 26वीं आईनी तरमीम से परफ़ेक्ट तरमीम आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई आई ही नहीं है। तो जब ऑलरेडी एक तरीक़ेकार बना है, तो उस पर मज़ीद रूल्स बना देने से क्या होगा? इससे पहले भी जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ़ मेंबरान का ये दावा है कि जो रूल्स पहले से जस्टिस जमाल बंदूखेल ने मुसव्वदा आला अदलिया की जजेस से की तैनाती से मुतालिक बनाकर दिया है, उनको कोई मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता। नाम प्रपोज़ होते हैं, वोटिंग होती है, जहाँ किसी नाम के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आता है, चीफ जस्टिस याह्या खान फरमाते हैं, चलें वोटिंग करा लें और फिर जुडिशल कमीशन में वोटिंग होती है, जहाँ पर ऑलरेडी एग्ज़ेक्टिव की मेजॉरिटी है और वहाँ से जज लग जाते हैं। अब उसके बाद एक और कमेटी बना देना सिर्फ़ अवाम के पैसे और वक़्त का ज़िया है और होना इससे कुछ नहीं है। वो एक मुसव्वदा, एक पलंदा भी कुछ कागज़ के टुकड़े बनाकर दे देंगे, लेकिन उन कागज़ के टुकड़ों से भी क्या होगा? जहाँ एग्ज़ेक्टिव की मेजॉरिटी है, वहाँ पर वही होना है। तो आपके जुडिशल कमीशन इन द एंड ऑफ द डे 26वीं तरमीम की नतीजे में वही बना है, तो उसी ने रहना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो एक आपकी और हमारी आँखों में धूल झोंकने से मुतालिक एक्सरसाइज़ हो गई। 2 मज़ीद टॉपिक्स हैं, उनको क्विकली हम कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 9 मई से मुतालिक सबसे अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों का चल रहा है। इसमें अब तक जितने भी
भी वकला के दलाइल आए, ख्वाजा हारिस साहब का इश्यू ये था कि उनका शायद दिमाग या उनका दिल कुछ और कहता था और वो जो दलाइल दे रहे थे वो उससे कॉन्ट्ररी थे। तो वो अपना पॉइंट कोई बहुत ख़ास नहीं बना पाए थे सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को जस्टिफ़ाई करने के लिए। लेकिन जब दूसरी जानिब के दलाइल शुरू हुए, सलमान अकरम राजा आए, इमेंस क्लैरिटी, जो ख्वाजा अहमद हुसैन आए जो कि जवादिस ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस के वकील हैं, एक नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी थी। देन उज़ैर भंडारी आए और अब सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी हैं। इससे पहले जितने भी वकला के दलाइल थे वो बिल्कुल क्लियर थे, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर थे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, आर्मी एक्ट की शिक्के बरकरार नहीं रह सकती, इसलिए नहीं रह सकती कि आप फ्यूचर के लिए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करने का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ सकते। फैसल सिद्दीकी साहब एज़ पर माय नॉलेज अभी तक जो मैं उनको सुन पाई हूँ और समझ पाई हूँ उसके मुताबिक, वो अदालत को एक बीच का रास्ता दे रहे हैं। उनसे मुतालिक मुख्तलिफ आरा लोग रखते हैं, फैसल सिद्दीकी से मुतालिक वो सिविल सोसाइटी के वकील हैं और वो नहीं कह रहे कि आर्मी एक्ट की शिक्के जो है वो ठीक हैं या गलत। वो कह रहे हैं मेरा उससे लेना-देना ही कोई नहीं है, आर्मी एक्ट की शिक्के अपनी जगह बरकरार रहें, अदालत जाने, आपका काम जाने। वो ये कहते हैं कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अदालत ये कहे कि ये जो 9 मई से मुतालिक मुल्ज़िमान थे, इनकी कस्टडी दुरुस्त तरीके से फौजी अदालत को नहीं दी गई थी। इस वजह से ये पूरे का पूरा ट्रायल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सिविलियंस को सज़ाएँ हो चुकी हैं फौजी अदालतों में, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 105 अफराद को जिनमें हसन नियाज़ी शामिल हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस याह्या खान के नाम पैगाम भी भेजा था कि वो कभी कोट लखपत जेल का दौरा करके देखें। उन जो तमाम तर अफराद हैं, उनकी सज़ा, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके मामले पर फैसल सिद्दीकी साहब अदालत को ये रास्ता दे रहे हैं कि आप ये कह दीजिए कि क्योंकि वो तो माज़ी में हो चुका, पास्ट एंड क्लोज़ ट्रांज़ैक्शन है, तो अब उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन मुस्तक़बिल में अगर इस गलत तरीके से किसी को हैंडओवर किया जाएगा, फ़ौजी तहवील में दिया जाएगा, तो वो जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो आप ये होल्ड फरमा दीजिए कि अगर किसी सिविलियन को फ्यूचर में खसूसी अदालत से फ़ौजी तहवील में देना है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीक़ेकार फ़ॉलो होना चाहिए। मैं जब से ये केस शुरू हुआ, इसके बारे में यही बात हम करते आए हैं, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के पीछे भी मकसद यही था कि ये आईनी बेंच इसलिए नहीं बनाया गया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को स्ट्रेट अवे जो है वो वैलिडेट कर देंगे। ये इसलिए बनाया गया है कि कोई रास्ता निकाल के दिया जाए और अब तक किसी भी वकील ने इंक्लूडिंग ख्वाजा हारिस साहब जो कि वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, वो भी कोई बीच का रास्ता बेंच को नहीं दे सके थे। फैसल सिद्दीकी साहब के सर ये सहरा जाता है कि वो बेंच को एक रास्ता निकाल कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनका सिविलियंस के फौजी अदालतों में जो ट्रायल अब तक हो चुके हैं, उस मद में बिल्कुल ठीक हुआ, चाहे पूरी दुनिया जो मर्ज़ी कहती है, डज़न्ट मैटर। आप सिर्फ़ ये कह दें कि तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था, अगर मुस्तक़बिल में किसी सिविलियन को फ़ौजी तहवील में देना हो, इन दलाइल से यही अख़ज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए होगा ये कि वहाँ पर बाकायदा जो सिविल कोर्ट है, उसमें चार्ज फ्रेम हो और सिविल कोर्ट से चार्ज फ्रेम होकर फ़ौजी तहवील में जाए, जबकि अब तक जितनी भी अदालती नज़ायर हैं या पाकिस्तान की या दुनिया भर से जो नज़ायर हैं और पाकिस्तान जितने भी कन्वेंशंस में सिग्नेटरी है, उनके मुताबिक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो ही नहीं सकता। आईने पाकिस्तान कदगन लगाता है, जो सबसे सुप्रीम इस मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो आईनी बेंच के जजेस हैं, उनका कैलिबर भी यही है कि उनके सामने इस किस्म की तावीलें पेश की जाएँ और उनको वो कबूल करें और उनके सामने पेश की जा रही हैं और उनको वो सक्सेसफुली पिछले ढाई महीने से जो है वो सुन रहे हैं और अब तो तकरीबन 1 सवा 1 साल हो चुका है इस मुकदमे की समाअत को चलते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ जो सबसे अहम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो है 27वीं आईनी तरमीम। हमने 1-2 रोज़ कबल भी इसके बारे में बात की। हमारे कुलीग हैं मियाँ इशफ़ाक मोहम्मद इशफ़ाक लाहौर से उनका ताल्लुक है, कोर्ट रिपोर्टर है, बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बर वक़्त खबरें लेकर आते हैं। उन्होंने जो है वो ये खबर दी कि 27वीं तरमीम भी होगी, वफ़ाक़ी आईनी अदालत भी बनेगी। उसके पीछे एहसन भून जो कि अभी हाल ही में जुडिशल कमीशन के रुकन बने हैं और जुडिशल कमीशन की जो अभी नई कमेटी बनी है, जैसे जनाब याह्या खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतज़ार कर रहे थे कि एहसन भून आएँ तो वो ये जजेस की तकर्रुरी के लिए जो है वो ये कमेटी तश्कील दें। तो एहसन भून ने जो है वो बात करते हुए मोहम्मद इशफ़ाक साहब से लाहौर में ये कहा कि तमाम जो बार काउंसिल्स हैं, यानी वो बार काउंसिल्स जिनमें डीएचए का असर बहुत वाज़ेह है, ये मैं खुद से कह रही हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा।
उन बार काउंसिल्स का जो है मौक़िफ़ ये है कि आईनी अदालत बननी चाहिए और जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है, आईनी अदालत के लिए उसको बढ़ाकर 70 साल कर देना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की वापसी भी हो सकती है और जिसका मतलब ये है कि वो तमाम अनमोल रत्न जिन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया है, पिछले कुछ अरसे में जैसे सरदार तारिक मसूद शामिल हैं उनके अंदर, जनाब याह्या खान भी शामिल हो सकते हैं, अमीनुद्दीन खान भी रिटायरमेंट के बाद जिनकी इस साल रिटायरमेंट है और ये बड़ा लॉस हो जाएगा इस निज़ाम के लिए, अमीनुद्दीन खान जैसे जज को खो देना, तो उनको जो है वो रिटेन किया जा सकता है वफ़ाक़ी आईनी अदालत के अंदर। यानी अभी निज़ाम को 26वीं आईनी तरमीम की सूरत एक तबाही मचाकर सुकून नहीं मिला, तो वो अगली तबाही की जानिब गामज़न है और इसके बारे में बाकायदा शनीदें दी जा रही हैं। लेकिन हमें थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए है कि क्योंकि अदालती निज़ाम पहले ही ज़मीन बोस है, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद एक नई चौकी फ़तह की जाती है अदालतों में, तो 27वीं तरमीम की सूरत पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से पैक करके दिया जा सकता है कि ये लो, बैठे रहो यहाँ पर, नहीं दे रहे हो इस्तीफ़े, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद वग़ैरह नहीं दे रहे हैं इस्तीफ़े, तो अब क्या करें? उनके इस्तीफ़े ना देने की सूरत में उनको किसी न किसी तरह से तो बिल्कुल ख़त्म करना है। तो ऐसी सूरत में एक नई अदालत का क़याम हो सकता है, जहाँ पर सारे अनमोल रत्न ले जाए जा सकते हैं और इसका पूरा प्लान जो है वो सामने रख दिया गया है। ये अभी भी इनकी मंशा है और 27वीं तरमीम की कहीं न कहीं अंदरूने ख़ाना तैयारी भी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जैसे 26वीं तरमीम की गई है। मुझे मालूम है कि ये सुबह-सुबह का वक़्त है और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, रात तो सोने के लिए होती नहीं है, सो कुछ न कुछ तो करना होता है। आपके सामने ये खबरें रखी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।